हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 1 और उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और हम पिछले वीडियो के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपको बेसिक से लेकर ओ लेवल से लेकर अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर आपका वो आता है कौन सा, परसेंटेज कंपोजिशन एंड इंपीरिकल फॉर्मूला। यहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ना। देखो कोई भी चीज आपको दे रखी है, कोई भी मिक्सचर आपको दे रखा है, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स है, तो उन पार्टिकल्स का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल में से उनका कितना शेयर है। 100 अगर टोटल है तो उनका शेयर कितना होगा, तो उसको हम परसेंटेज बोल देते हैं। देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर आपको परसेंटेज के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, आपने जबरदस्ती साइंस ली हुई है, मैं मान लेता हूं कि आप मार्केट में जाते हो और आप सब्जी लेने जा रहे हो। आप 1 केजी आप ले लेते हो, आलू ले लेते हो वहां से, और 1 केजी आप ले लेते हो टमाटर ले लेते हो, और इसके बाद 2 किलो आप ले लेते हो गाजर। ठीक है, ये चीजें आप लेके और घर आ रहे हो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि जो टोटल सब्जी लेके आए हो उसके अंदर से हर एक का परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाओ, कैसे करोगे। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है सुन लो। परसेंटेज जब भी किसी चीज का कैलकुलेट किया जाता है तो क्या करते हैं, किसी मिक्सचर में से, इस मिक्सचर में से अगर आपको कितने आलू आए हैं, अगर आपको परसेंटेज पोटैटो कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, इस पूरे में पोटैटो कितने हैं उसको आप लिख लो न्यूमरेटर के अंदर। कितने पोटैटो हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 केजी, नीचे लिखेंगे टोटल, ऊपर क्या लिखेंगे जिसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल। टोटल कितने हैं, टोटल कितनी सब्जी लेके आएगा 4 केजी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 केजी और इनटू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसी रेशियो से सब्जी खरीदते हो और फिर आप 100 किलो टोटल सब्जी खरीद लेते हो तो उसके अंदर से कितने केजी क्या रहेंगे, आलू रहेंगे, ये चीज पूछिए। परसेंटेज पूछने का मतलब ये है, क्लियर है। तो इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ पोटैटो निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ टोमेटो निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ क्या निकाल सकते हो आप, कैरेट निकाल सकते हो। तो यहां से कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करते भी हो उसको 25 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। इसका मतलब 25% पोटैटो आप लेके आए हो, 25% ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टमाटो, क्योंकि ये भी 1 केजी ये भी 1 केजी, और 2 केजी आप ये लेके आए तो ये डबल हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। और ध्यान रखना जब आप आंसर कैलकुलेट कर लो तो उसके बाद आप एक बार चेक जरूर कर लेना कि सारों जो आपकी जिस आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया है उनके सबके परसेंटेज जो आंसर आ रहे हैं उनको अगर आप ऐड कर देते हो तो 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं आ रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर कोई दिक्कत है। इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लो कि जब भी आप क्या कर लेते हो, हर एक चीज का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो तो एक बार उनको सम करके देख लेना, 100 आ जाता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई गलती है, ऑप्शन चूज करने फिर दिक्कत हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। केमिस्ट्री में इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो देख लो आप। मान लेते हैं कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो इसके फॉर्मूले को देख के हम बता सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज आई हुई। क्या क्या आया हुआ है, इसके अंदर सोडियम आया हुआ है, और क्या आया हुआ है, सल्फर आया हुआ है, और ऑक्सीजन आया हुआ है। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ है सोडियम सल्फेट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस टोटल में परसेंटेज ऑफ सोडियम कैलकुलेट करो, परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करो और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, वही तरीका है जैसे कैलकुलेट किया था। क्लियर है। अब देखो वहां पर ना हमें क्या दिया हुआ था, हमें मास दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ था। 1 केजी वो लेके आए, 1 केजी वो लेके आए, 2 केजी कुछ और लेके आए हो। यहां पर भी हमें कुछ ना कुछ मास दिया होगा। कैसे दिया होगा, आपको दिया कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे मास दिया हुआ है। ध्यान से देखो इस चीज को। क्या सोडियम सल्फेट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सोडियम का मास कितना होता है, सोडियम का मास होता है 23 इंटू 2 क्यों, क्या, क्योंकि 2 एटम्स है। एक सल्फर है उसको लिख लिया मैंने 32 इंटू 1। 4 ऑक्सीजन है 16 इंटू 4। इस तरह कर लेंगे और टोटल मास कितना आएगा, ये बनेगा 46, ये बनेगा 32 और ये कितना हो जाएगा 64। इनको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद फाइनल मास कितना आ जाएगा, एक बार ऐड कर लेते हैं, 6 12 7 13 14 142U। ये मोलिकुलर मास आ गया है ना। अब इतना आया है मोलिकुलर मास। अब हम एक मॉलिक्यूल नहीं लेके चलते हैं। ध्यान रखना जब इस तरह कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं हम मोल को कंसीडर करके चलेंगे। अगर मोल लेके चलेंगे तो इसका मतलब इसका मोलर मास हमें पता चल जाएगा। मोलर मास क्या होगा, मोलर मास में इतना ही होगा, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। यूनिट क्या रहेगी, ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 142 ग्राम पर मोल। इस चीज को याद रख लेना। मैं दोबारा लिखता हूं इसको साइड में यहीं पे।
मोलिकुलर मास को मैंने हटा दिया है कि मॉलिक्यूल को देख के हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, और जितना मोलिकुलर मास होता है उतनी ही वैल्यू मोलर मास की होती है, बस यूनिट चेंज होती है। तो यहाँ पर लिख देता हूं कि अगर इसकी 1 मोल अमाउंट आपको दिया जाए तो इसका मतलब इसका मोलर मास जो रहेगा 1 मोल का मास रहेगा वो 142 ग्राम रहेगा। ठीक है, ये हो गया मोलर मास। इसमें से सोडियम का मास कितना था? सोडियम का मास कितना था भाई? सोडियम का मास था 23 इंटू 2 किया था हमने 46 ग्राम। अगर आपको 1 मोल दिया हुआ है तो टोटल मास हो गया 142 ग्राम। सोडियम हो जाएगा उसके अंदर 42 ग्राम, 46 ग्राम। सल्फर कितना हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा 32 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा 64 ग्राम। इतना हो जाएगा। अब आपको वैसा ही क्वेश्चन मिल गया है कि भाई 46 ग्राम सोडियम था, 32 ग्राम सल्फर है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, टोटल इतना है, तो बताओ परसेंटेज कैसे निकालो? कैसे निकालोगे? मैं तरीका बता रहा हूं खाली आपको। सोडियम का परसेंटेज निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोडियम का मास लिख लेंगे ऊपर 46, नीचे लिखेंगे टोटल मास कितना है। टोटल मास कितना है? 142 इंटू 100। इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा, सोडियम की परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? सेकंड, सल्फर का कैसे कैलकुलेट करेंगे? सल्फर का कैलकुलेट करने के लिए सल्फर का जो मास है इस पूरे एक मोल के अंदर, उसको हमने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखा हमने टोटल मास 142 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से। इसको भी सोल्व करना है, इसका भी आंसर आ जाएगा। और लास्ट में ऑक्सीजन को करना है, तो ऑक्सीजन का मास 64 था, 142 टोटल था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ऑक्सीजन का परसेंटेज मास। ऑक्सीजन का, सल्फर का, सोडियम का, तीनों का परसेंटेज जो हमने मास था वो कैलकुलेट कर लिया, और यही है परसेंटेज कंपोजिशन। ये क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। यानी कि गिवन जो कंपाउंड होगा उसके 100 ग्राम में गिवन अमाउंट जो होगी उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसकी गिवन अमाउंट 142 लेके चल रहे हैं, किसी को कुछ आएगा, तो हम बोल रहे हैं गिवन जो हमारा कंपाउंड रहेगा उसके 100 ग्राम में ईच एलिमेंट का कितना कितना शेयर है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, उसी को बोला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है इतनी चीज? परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर कर सकते हो? आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, परसेंटेज कंपोजिशन आपको चेक करके देखनी है एसिटिक एसिड में। इसमें एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड जो रहता है विनेगर के अंदर पाया जाता है, सिरका जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं CH3COOH। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 तरह के एलिमेंट दिए हुए हैं, पता चल रहे हैं कौन कौन से हैं। उन तीनों एलिमेंट का आपको क्या करना है भाई? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। एक चीज का और ध्यान रख लो, जैसे इस फॉर्मूले के अंदर आपको पता चलेगा कार्बन 2 जगह आया हुआ है तो कार्बन तो एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ लिख लेना उनको। ठीक है, हाइड्रोजन कितने आए हुए? 4 आए हुए हैं तो उनका मास इकट्ठा लिख लेना है आपको। ऑक्सीजन 2 आए हुए हैं तो उनको इकट्ठा लिख लेना है। जैसे आप इसको NaSO4 लिखते तो क्या फर्क पड़ जाता, लेकिन अब 7 आए हुए हैं तो हमने Na2SO4 लिखा हुआ है क्योंकि ये आयंस थे। यहाँ पे हम इसको C2 नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखना भी चाहो तो फिर इसको इस तरह से लिखोगे, सॉरी इसको तो हम चेंज भी नहीं कर सकते, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? बस इसी तरह से ही लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि जब एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 2 तरह कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर चेन रहती है, कौन सा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है वो फॉर्मूले से पता चल जाता है। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन और नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, यहाँ पर आपको हर एक पार्टिकल जो रहेगा, हर एक एलिमेंट जो रहेगा एक्चुअल में, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। आंसर मैं नीचे दिखा रहा हूं, कैसे आएगा वो आपको देख लेना है। क्लियर कर लो इसको? चलो इसको हटा रहा हूं मैं और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन हो जाती है। अगर मान लिया आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी जाती है तो क्या आप उससे मोलर मास अगर आपको गिवन है तो क्या आप फॉर्मूला बना सकते हैं? तो अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी है मतलब कि 100 ग्राम में कितना ग्राम कार्बन है, कितना ग्राम हाइड्रोजन है, वो चीज आपको दे रखी है, तो मोलर मास जो दिया होगा उसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना कार्बन हो, कितना हाइड्रोजन होगा, उससे फिर आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या करते हैं आप, 2 चीजें ध्यान रखना कि जब आपको परसेंटेज वगैरह चीजें दी हुई है तो ये जो रहता है ये रेशियो रहता है। ये क्या रहता है? रेशियो रहता है। अगर आप 1 ग्राम टोटल कंपाउंड लेके चलते हो, अगर आप 1 ग्राम टोटल कंपाउंड लेके चलते हो तो उसके अंदर जो जो एलिमेंट होंगे, ईच एलिमेंट E1 और E2 अगर मैं लिख लेता हूं तो इनका जो रेशियो रहेगा उतना ही रेशियो रहेगा। 100 ग्राम के अंदर भी यही रेशियो रहेगा, E1 रेशियो E2। और अगर आपको जो मोलर मास दिया हुआ है, जो भी मोलर मास हो उसके अंदर अगर आपको दिया जाए तो वहां पर भी सेम रेशियो रहेगा, E1 रेशियो E2। क्लियर हो जाएगी ये चीज? पता ये चीज ध्यान रह जाएगी ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो कंपाउंड रहता है उसके अंदर जो फॉर्मूला दिया होता है, फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला दिया हुआ है H2O, वाटर का फॉर्मूला है। अगर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लिया इसके अंदर कि हाइड्रोजन कितना परसेंटेज कंपोजिशन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, तो वहां पर जो रेशियो 18 ग्राम में आएगा वही रेशियो 100 ग्राम के अंदर आएगा और वही रेशियो आएगा 1 ग्राम के अंदर। रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है,
तो कहीं पे लिख लो, इस चीज को नोट कर लो कि द मोलर रेशियो, जो नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो रहता है इन ए गिवन कंपाउंड, मोलर रेशियो किसका, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो यहां से अब नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट रहता है आज की वीडियो का वो रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे जिनको हम केमिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। इन फॉर्मूले से क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम किस किस एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल आपने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है वाटर का फॉर्मूला, सभी को पता होना चाहिए, H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा, ये ही रेशियो हमेशा रहेगा, ठीक है, चाहे वाटर कहीं से भी आया हो। नेक्स्ट अगर मैं पूछता हूं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं, जैसे डेटोल की एक अल्टरनेट की तरह इसको यूज किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स जो रहते हैं किसी घाव वगैरह को, इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसको साफ करने के लिए H2O2 का यूज करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा वो बस स्टैंड वगैरह के आसपास वो लाल टोपी लगा के कान का मैल निकालने वाले घूमते रहते हैं, वो लोग भी H2O2 का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो H2O2 जो रहती है वो यूज की जाती है। एक व्हाइट कलर का कलरलेस हमारे पास लिक्विड रहता है ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है H2O2, इसका फॉर्मूला क्या रहता है H2O2। तो इसका मतलब पता चल गया कि इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे, ऑक्सीजन के भी 2 ही एटम रहेंगे। अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, क्या फॉर्मूला होता है, याद करो, देखो आता है कि नहीं आता है, C6H12O6, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला तो सभी को आता होगा, 10th क्लास के अंदर अलग से ही फॉर्मूला था इसका, क्या फॉर्मूला होता है C6H6, क्या फॉर्मूला होता है C6H6। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं एसिटिक एसिड, अभी बताया था मैंने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, जिनको हम केमिकल फॉर्मूले भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम व्हिच वी कैन गेट टू नो ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। The formula of a compound in which the actual number of atoms of each element is shown, इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है। याद रहिएगा डेफिनेशन मैंने दिखा भी दी नीचे, इस डेफिनेशन को याद कर लेना। डेफिनेशन फिर से बोल देता हूं कि भाई जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने एटम्स है, क्लियर। तो द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम जो रहते हैं हर एक एलिमेंट को, वो पहले से ही एक सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो अगर कैलकुलेट करता हूं तो वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें कितना है रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, यहां पे रेशियो हो जाएगा 2:2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर इसको सिंप्लीफाई कर पाए, अगर मैं इसको क्या करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसी तरह ग्लूकोज के अंदर कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन का जो रेशियो फिलहाल जो नंबर दिया हुआ है वो है 6:12:6, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकता हूं 1:2:1, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बेंजीन के अंदर रेशियो क्या है अभी कार्बन और हाइड्रोजन का, वो है 6 का रेशियो, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1:1 का रेशियो, क्लियर। इसी तरह एसिटिक एसिड जो रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा, मैं लिखता हूं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसके अंदर है 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है। ओवरऑल रेशियो क्या आ जाता है 1:2:1। अगर आप इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को यूज करके एक फॉर्मूला बना देते हो, जैसे मैं बोलता हूं इसके अंदर कार्बन का और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो इस तरह से है, इसका फॉर्मूला बनता है CH2O, इस तरह लिख सकता हूं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्लूकोज का बन जाएगा C1H2O1 CH2O, दोनों सेम बन जाते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से बेंजीन का फॉर्मूला बनेगा CH3C1H1, इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा H1O1, इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब आप किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या कर देते हो, जो नंबर ऑफ एटम्स है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेते हो और फिर अगर कोई फॉर्मूला बना के लिखते हो तो उसको फिर हम इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो आपको इस तरह याद रख लेना है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इंपीरिकल फॉर्मूला की, द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड from which we can find out the simplest whole number ratio of each element। किसका हम निकाल रहे हैं, हर एक एलिमेंट का जो एटम्स है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो पता चल जाता है किसी से
किसी फॉर्मूले से, तो उस फॉर्मूले को बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो इन डेफिनेशंस को नोट करो, इस बार हम आगे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जहां से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन को करवा के आपको दिखा देता हूं, चलो इसको नोट करो। देखो भाई, तो जो एग्जांपल्स हमने लिए वहां से आपको दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि मोलर रेशियो जो रहता है वो सेम रहता है। मोलर रेशियो का मतलब क्या है, एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर अगर आप एक मोल लेके चल रहे हैं, जैसे अगर मैं बोल देता हूं C6H12O6 अगर आप लेके चल रहे हैं, तो इसके एक मोल में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 6 मोल ऑफ कार्बन है, 6 मोल ऑफ कार्बन है, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये एटम्स की बात हो रही है देखो, ठीक है, और 6 मोल्स ऑफ है ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। और आप चाहे इसका 1 मोल लेके चलो, चाहे 1 ग्राम लेके चलो, ठीक है, ये जो मोलर रेशियो रहेगा ये सेम रहेगा। यानी हर एक एलिमेंट का अगर आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए तो उनका रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और जब आप इन नंबर ऑफ मोल्स को सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर लिख लेते हो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के अंदर लिख लेते हो, उससे जो फॉर्मूला बनता है उसको बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इनका सिंपलेस्ट रेशियो बनाता हूं तो क्या बनेगा, इसका रेशियो आ जाएगा 1:2:1, ये रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मैं लिख देता हूं फॉर्मूला C1H2O1। ये जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है इतना? ठीक है, तो पहली चीज आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज ये कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो दो एलिमेंट का एक जैसा हो सकता है, दो कंपाउंड्स का एक जैसा हो सकता है। जैसे हमने बोला था ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होगा। अभी हमने एसिटिक एसिड बनाया, उसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिर भी जो उसका जो मोलर जो रेशियो आता है वो फाइनली 1:2:1 आता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि अगर मैं लिख देता हूं CH3COOH, इसके अंदर कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन भी 2, तो रेशियो आता है 1:2:1। सेम रेशियो आएगा। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, C1H2O1, इस तरह लिखा जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला रहता है वो दो कंपाउंड्स का बिल्कुल सेम रह सकता है, चाहे उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच ना करती हो। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको बहुत ध्यान से लिख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर। देखो, इन तीनों ही चीजों को मिक्स करके फिर क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी। गिवन क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, गिवन क्या होगा, सबसे पहली चीज आपको परसेंटेज कंपोजिशन क्या मिलेगा, आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी। यानी हर एक एलिमेंट के बारे में बता रखा होगा कि भाई एक एलिमेंट इतना प्रेजेंट, इतना परसेंट है, दूसरा एलिमेंट इतना प्रेजेंट है, तो परसेंटेज कंपोजिशन जो रहेगी वो आपको गिवन होगी। दूसरी चीज पूछा क्या जाएगा, ठीक है, क्या मैं लिखूंगा टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना होता है आपको, या तो आपको बोलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, या फिर बोलेगा कि मॉलिक्यूलर या मोलर फॉर्मूला जो रहेगा वो आप कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर आपको मॉलिक्यूलर या मोलर फॉर्मूला, आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाता है तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर मास भी चाहिएगा, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास भी चाहिएगा, ये रिक्वायर्ड होगा। विदाउट मॉलिक्यूलर मास आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो रिलेशन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मास रहता है उसके अंदर क्या रिलेशन है एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास के साथ। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो रहता है वो पता चल गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है अगर आपको वो गिवन है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान से देखना, वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं लिख लेता हूं C6H12O6। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 180। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना ये कितना आएगा, 180 आ जाएगा। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखता हूं तो वो बनता है CH2O और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना बन जाएगा वो चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन हो गया कितना 12, ये हो गया 16 और 2 ये हो गए, कितना हो गया टोटल 12, 16, 28 और ये हो गया 30 आ गया। तो जब आप इस मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास एक सिंपल होल नंबर आ जाता है। क्या आएगा, एक होल नंबर। वो नंबर जो रहेगा वो वही नंबर रहेगा जहां से ये हमने रेशियो बनाया था। इस 6 से आपने कैंसिल आउट करके ये रेशियो 1:2:1 बनाया है। ठीक है, तो जब आप इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और ये 6 कैसे पता चलेगा, हमें क्या पता कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कितने से मल्टीप्लाई करना है,
तो उसके लिए आपको मोलिकुलर मास चाहिएगा। मोलिकुलर मास को इंपीरिकल फॉर्मूला मास से आप डिवाइड कर दें, एक नंबर आ जाएगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो सो दैट वो फिर दोबारा से मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इंपीरिकल फॉर्मूला मास कहां से आएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मूले को और नोट कर लो कि अगर आपको मोलिकुलर मास गिवन हो और इंपीरिकल फॉर्मूला मास आपको पता चल जाए तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेना। इस रेशियो से एक नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, एक नंबर n, और अगर आप लिख लेते हो इंपीरिकल फॉर्मूला, अगर इसके जो कोफिशिएंट थे नीचे जो नंबर ऑफ आइटम बता रहे थे, रेशियो बता रहे उनको n से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों रिलेशंस को फटाफट नोट करो, फिर एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। उनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। कार्बन बोला हुआ है कि 92.4% है, हाइड्रोजन जो है वो है 7.6%। इस कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो आप इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप वाइज आप देखते जाना। आगे इसी क्वेश्चन में दोबारा बोला हुआ, सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि अगर इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास भी अगर आपको गिवन हो, मोलिकुलर मास बोल दिया 78 है, तो बताओ इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। दोनों चीजें पूछी हुई है, पहले आपको निकालना है इंपीरिकल फॉर्मूला और दूसरे नंबर में फिर आपको क्या निकाला है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मोलिकुलर मास जो होगा वो गिवन होगा, उसके बिना मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं निकल सकता। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी हो ना, उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। मान लेना कि टोटल जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है। टोटल कंपाउंड कितना मान के चलेंगे, 100 ग्राम मान के चलेंगे। तो कार्बन हो जाएगा 92.4 ग्राम और हाइड्रोजन हो जाएगा 7.6 ग्राम। आपकी बुक्स के अंदर अगर टेबल बना के दिया हुआ, आप टेबल बना के सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टेप वाइज कर सकते हो। मैं पहले क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, चलो मैं टेबल बना के बता देता हूं पहले, आप उनको स्टेप वाइज भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पहले मैंने सीरियल नंबर लिख लिया 1 2, यहाँ पे लिख लिया मैंने एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट है भाई, कार्बन और हाइड्रोजन है। इनका गिवन मास कितना है, इनका गिवन मास कितना होगा उसको ग्राम में लिख लेता हूं। वो मैं पहले लिख लूंगा कि कंसीडर द टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 100 ग्राम सो दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन, गिवन मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 92.4 ग्राम एंड हाइड्रोजन विल बी 7.6 ग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा 92.4 ग्राम, ये हो जाएगा 7.6 ग्राम। अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है, अगर आपको मास पता चल गया तो क्या आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं मोल्स कैलकुलेट करवा रहा हूं तो क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि चाहे जितना भी इसका मास रहे, इसका मोलर जो इसके जो रेशियो रहता है एलिमेंट्स का, वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। इसके नंबर ऑफ मोल्स का, इसके नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो रहेगा वो चाहे अमाउंट कितनी हो जाए वो वैसा ही रहेगा। जितना इतने 100 ग्राम के अंदर आएगा उतना ही 1 ग्राम के अंदर, उतना ही इसके मोलिकुलर मास के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले जो गिवन था वहां से अब हमने सबसे पहला स्टेप उठाया कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये हो गया गिवन मास कार्बन का। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, इसको कैलकुलेट करेंगे। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 लेके चलेंगे 2 लेके चलेंगे। हाइड्रोजन जब एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर मास आपको 1 लेके चलना है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे। ये तो 7.6 ही आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितने में जाएगा भाई, ये पहले जाएगा 7 पे, 7 जाए 84 होता है, उसके बाद फिर दोबारा चला जाएगा 7 पे 84। क्लियर। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर लेना है, इनका रेशियो निकाल लेना। मोलर रेशियो देखना है ना हमें, तो हम देखते हैं कि मोलर रेशियो इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर रेशियो कितना आएगा, जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर होता है, इनमें जो सबसे छोटा होता है उससे हम क्या कर लेते हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। अगर आप सबसे छोटे से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हो। इसका क्या निकाल रहे हो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हो। यहां पे लिख लेता हूं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो 7.6 अपॉन 7.7 अपॉन 7.6 ये बन जाएगा 7.6 अपॉन 7.6। ये तो लगभग 1 ही आ गया, ये भी लगभग 1 ही आ जाएगा। अब थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब अगर मैं बोलता हूं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी जब हमने इंपीरिकल फॉर्मूले बनाए तो वो 0.5 नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे तो पहले से ही 1:1 आ रहा था, यहाँ पे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा सिंपलेस्ट
होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ जाएगा भाई, अगर 1 है, ये 1 है तो 1:1 का ही है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0.5 आ गया, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, सो दैट ये 1 बन जाता, ये 2 बन जाता। तो मतलब हमारे पास क्या रहेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में फाइनल निकालना पड़ेगा। और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो फॉर्मूला बनता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंपीरिकल फॉर्मूला। ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया है मोल्स का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको रख के हमने निकाल लिया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाए कैलकुलेट। इसी तरह से अब आगे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने लिखा है थोड़ी देर पहले कि इस इंपीरिकल फॉर्मूला का मास निकाल देना। आप लिखोगे इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, अभी कैलकुलेट करके देखना है एक बार। कार्बन का 12 होता है, इसका 1 होता है, तो 13 ग्राम इसका इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया। तो जो मोलर मास गिवन हो उसको डिवाइड कर देना इंपीरिकल फॉर्मूला मास से। कितने पे कटेगा देखना, 78/13 कर दें, कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो जो नंबर आता है 6 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C6H6। ये फॉर्मूला बन गया, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। इस तरह से इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहता है वो कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक के अंदर काफी सारे दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको बना के देखने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देके जा रहा हूँ, लास्ट स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर आप इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करके आए। कंपटीशन के अंदर इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान से सुन लो, इस तरह क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स और स्टोइशियोमेट्री, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जहां पर पूरा मोल कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो भी यूज किया जाएगा। क्लियर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।